हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं हर्षिता तिवारी आज आपकी शिक्षण विधि की दूसरी विधि लेके आई हूँ, जिसका नाम है निगमन विधि। इससे पहले वाली विधि में आप लोगों ने पढ़ा था आगमन विधि को। ये निगमन विधि उसकी ठीक विपरीत विधि है। आगमन विधि की ठीक विपरीत विधि निगमन विधि होती है। अगर आपने आगमन अच्छे से समझ लिया है तो आपको निगमन समझने में बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको आगमन अगर आ गया समझ में तो निगमन में उसका विपरीत कर देना है। जैसे मैंने आपको बताया था आगमन में उदाहरण से नियम, तो इसमें क्या होगा, नियम से उदाहरण। मैंने बताया था E to F, E के बाद क्या आता है F, तो आपको बैकवर्ड चल देना, यानी पहले F और उसके बाद E। सामान्य से विशेष, उसमें था विशेष से सामान्य, तो इसमें होगा सामान्य से विशेष। उसमें था स्थूल से सूक्ष्म, तो इसमें होगा सूक्ष्म से स्थूल। इससे कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया कैसे करते हैं कि पहले हम लोग क्या करेंगे, नियम से उदाहरण, दूसरा सामान्य से विशेष और सूक्ष्म से स्थूल। इसका प्रयोग बीजगणित, रेखा गणित तथा त्रिकोणमिति में विशेष रूप से होता है। जैसा कि मान लीजिए आपको पहले किसी भी चीज़ का फॉर्मूला बता दिया गया, जैसे कि त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। कोई भी त्रिभुज दे दिया गया तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पता है साधारणतः 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमको फॉर्मूला पता है। ये साधारणतः फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज है कोई, उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट से हम निकालेंगे। कोई त्रिभुज है जिसका, मान लीजिए आपको कोई त्रिभुज दिया गया है, मान लीजिए आपके पास कोई त्रिभुज है जिसकी हाइट दी हुई है। हाइट मान लीजिए 4 है और बेस मान लीजिए 3 है, तो और कह दे ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे आपको वहाँ पे उदाहरण नहीं जाएंगे, सीधे सीधे फॉर्मूले पर जाएंगे। 1/2 बेस इंटू हाइट जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बेस इंटू हाइट। कैसे करेंगे, बेस इंटू हाइट, उसके बाद से बेस पे फॉर्मूला रख देंगे 1/2 3 इंटू 4, 3 बेस था और 4 हाइट था, 2 2 जा 4, 6 सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो स्क्वायर। ये आपका इजीली आपने फाइंड कर लिया। तो हमको पहले क्या पता था, नियम पता था, तो हम उस पे उदाहरण लेके नियम को चेक कर लिए। उदाहरण मिलता तो उससे नियम बनाना है। अगर उदाहरण से लेकर के अगर नियम को चेक करते हैं तो होता है आगमन, और जब नियम से लेकर उदाहरण पे जाते हैं तो वो होता है निगमन। हम किसी भी सूत्र को लेकर के उसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि कैसी विधि है, बहुत ही सरल एवं सुविधाजनक विधि है। आपने बच्चों को बताया कि बच्चों बताओ 1/2 बेस इंटू हाइट त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, और बहुत सारे त्रिभुज अलग अलग बेस और हाइट के साथ दिए हुए, तो बच्चे आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। सरल भी हुई विधि कि एक फॉर्मूले पे कई सारे क्वेश्चन लग रहे हैं और बच्चों को करने में सुविधा भी हुई। इससे स्मरण शक्ति का विकास होता है। फॉर्मूले को बच्चे लर्न करेंगे तो क्या होगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, चलिए, स्मरण शक्ति का विकास होता है। ज्ञानार्जन की गति तीव्र होती है। ज्ञानार्जन की गति इसलिए तीव्र होती है कि जब एक फॉर्मूले पे कई सारे क्वेश्चन हो रहे हैं तो बच्चे जल्दी जल्दी कामों को करने लगेंगे। 4th है संक्षिप्त एवं व्यवहारिक होती है। गति कैसी होती है, संक्षिप्त एवं
व्यवहारिक होती है। कम परिश्रम एवं समय की बचत होती है। परिश्रम भी कम करना होता है और समय भी बच जाता है। परिश्रम भी कम करना होता है और समय, एक ही फॉर्मूले पे कई सारे क्वेश्चन करते हो जाते हैं, फॉर्मूले पे ही सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बस फॉर्मूले पे मतलब जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है उसको रखिए, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। तो परिश्रम भी कम करना होता है और समय भी कम लगता है। एक ही तरीके पे 10-12 क्वेश्चन हो गए। अब अभ्यास कार्य क्या होता है? तीव्र गति से होता है। अभ्यास कार्य तीव्र गति से होता है। मान लीजिए हमने बच्चों को बता दिया कि L × B, ये किसी भी आयत का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है L × B। अब कई तरह के आयत आ जाएं अलग अलग डायमेंशन के साथ, तो हम क्या करेंगे? L × B फॉर्मूले के साथ उसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आसानी होती है कि इससे बहुत जल्दी आप, मान लिया आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल समझाया, उस पर 10 क्वेश्चन था, आयत को समझाया, उस पर 10 क्वेश्चन था, तो जल्दी जल्दी 10-20 क्वेश्चन आपने 2-2 समझा करके अभ्यास कार्य को दे दिया, तो बच्चे आसानी से कर भी लेंगे और अभ्यास कार्य जल्दी हो जाएगा और पाठ्यक्रम भी आसानी से पूरा होगा। अब इसमें कुछ कमियां भी हैं और इसके कुछ दोष भी हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, यह प्रवृत्ति रटने पर बल देती है। या जैसे कि स्मरण शक्ति का, बच्चे फॉर्मूला याद करें तो स्मरण शक्ति का विकास हो रहा है, लेकिन बच्चे फॉर्मूला रट के याद कर रहे हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बाल केंद्रित शिक्षा रटने पर बल नहीं देती है, लेकिन यह विधि रटने पर बल देती है। यह विधि रटने पर बल देती है। इसमें अर्जित ज्ञान अस्पष्ट एवं अस्थायी होता है। मेरे ये कहने का मतलब समझिए, बच्चा फॉर्मूले से कर रहा है, मान लीजिए उसको फॉर्मूला भूल जाता है, तो बच्चा क्या करेगा, कैसे करेगा? तो वहाँ पे ये ज्ञान अस्पष्ट और अस्थायी हो गया। और ना ही बच्चा, अब फॉर्मूले पे बच्चा काम कर रहा है तो सिर्फ फॉर्मूले पे ही चलता रहेगा, कुछ भी नया नहीं सोचेगा। समझिएगा इस बात को, बच्चा कुछ भी नया नहीं सोचेगा, तर्क नहीं करेगा, कुछ भी चिंतन नहीं करेगा। जो फॉर्मूला मिला है फटाफट उस फॉर्मूले पे डायमेंशन को रखेगा और सॉल्व कर देगा। तो इसमें ना ही कुछ नया सोचेगा, न कोई नया ज्ञान आएगा, न तर्क करेगा, ना ही चिंतन करेगा। इन सब चीज़ों का अभाव होते जाएगा। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती, यह अनुपयोगी है छोटी कक्षाओं के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे इतने फॉर्मूले को नहीं याद कर पाएंगे। छोटी कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त विधि आगमन विधि को माना जाता है, कि बच्चे खुद समझते हैं और करते हैं। और आगमन विधि से, अब सीधे सीधे इसका विपरीत होगा, आगमन विधि से जो भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो स्थायी होता है और निगमन विधि का ज्ञान अस्थायी होता है। आगमन विधि में भले ही समय ज़्यादा लगता है, लेकिन बच्चे नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं, तर्क करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा, लेकिन इसमें बच्चे कुछ भी नया नहीं सीखते हैं। रटने की प्रवृत्ति पे बल होता है और एक ही फॉर्मूले पे कई सारे क्वेश्चन को करते जाते हैं। तो मैं एक बार और बताना चाहती हूँ, आगमन विधि अगर आपको समझ में आ गई होगी तो निगमन विधि जरूर समझ में आएगी। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।